In today's The Hindu newspaper, means 17th March, there is an article, tested but tired. This force could be in distress. The author is K.V. Madhusudanan. He was IG in Northeast Sector, CRPF. So in this article, the author describes about the problem CRPF is facing. Actually, he is saying from CRPF point of view, but it is related to other paramilitary forces also, means you can say Central Armed Police Forces. Actually, what is happening ki CAPF at this time are taking more responsibility, but they are getting less recognition. As well as you have seen कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए बोला, तो उसमें भी एक तरह से अभी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन इस पर नहीं लिया है। तो इन सारी चीजों को इस आर्टिकल में ये बताया है इन्होंने। ये देखो, कोई भी आर्टिकल जब होता है तो ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट आर्टिकल है। इन्होंने जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, इसको हाईलाइट किया कि हमारे पास ये समस्याएं हैं। तो एक ये तरीका ये है कि इस एक एंगल को देखोगे, लेकिन उसके और दूसरे एंगल हैं। ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल अपने आप में परफेक्ट है, क्योंकि इसने जस्ट वन डायमेंशन को कवर किया है कि ये ग्रीवांसेस हैं। A lot of things have improved. बहुत सारी जो फोर्सेस में, इवन सीआरपीएफ में जो प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी धीरे धीरे समस्याएं हैं, वो समाधान हो रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें, जब आप कोई चीज को डिक्लेयर करते हो तो उन चीजों को आप फुलफिल नहीं करते हो। तो ये जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या आर्गुमेंट राइटिंग वगैरह में ये कर सकते हो। सीआरपीएफ रिसेंट टाइम में देखोगे, जो हमारे हाल के मेमोरी में, तो दो इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें आप जो 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ, उसमें 40+ जो सीआरपीएफ के पर्सनल थे वो मार्टर्ड हो गए। और दूसरा जो है, ये डेडलीस्ट अब तक का ये रहा है, 76 सीआरपीएफ पर्सनल इन 2010 6 ऑफ अप्रैल। अब ये दोनों इंसिडेंट जो हुए, एक तरह से बहुत बड़ा है। ये जो 40 से तो ये ऑलमोस्ट दुगना है। लेकिन जितना रिकॉग्निशन एक्चुअली इसमें देश में उस समय जो एंगर था, जो देश में एक उबाल था, वो इसमें शायद नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर था, लेकिन इसमें एक्सटर्नल चीजें इन्वॉल्व थी। तो बहुत बार जो सिचुएशंस होता है, देखो, जब उस समय देश रिकॉग्नाइज करता है कि यस ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम उस चीजों को थोड़े दिन बाद नजरअंदाज करते हैं। जैसे ये 76 वाले जो कैजुअलिटी हुआ, ये हाईएस्ट ईवर नंबर सीआरपीएफ के हिस्ट्री में है। तो आपने इस पर क्या एक्शन प्रॉपर लिया, ये पब्लिक को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो भी मिनिस्टर फॉर एग्जांपल होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री यदि देखोगे आप, एमएचए के वेबसाइट को देखोगे, तो एमएचए में एक आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं माननीय श्री अमित शाह जी, और 3 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में कौन है? एक आपके नीतीश परमानिक, नित्यानंद राय और अजय मिश्रा टेनी, जिन जो किसान वाले में उनका बेटा जो कुछ किसान का जो डेथ हो गया, उसमें से वो एक्यूज्ड है उनका बेटा। अब अभी हाल के दिनों में देखोगे, नीतीश प्रमाणिक जो है उन पर, अब हुआ या ना हुआ ये अभी जांच का विषय है कि उन पर अटैक हुआ। वो चूंकि बीजेपी के हैं और तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट हैं, तो वहां उस पर, तो जितना हो हल्ला आपने इन चीजों इस पे किया, ये हुआ या नहीं हुआ, यही चीज आप इस पर नहीं करते हो। या फॉर एग्जाम्पल, जो मिनिस्टर होते हैं जनरली कब इस फोर्स को विजिट, किसी भी फोर्स को, ये यहाँ सीआरपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता कि जब पहुंचते कब हैं, जब पासिंग आउट परेड होना होता है तब पहुंचते हैं वहां। आप जो नॉर्मल टाइम में है, किसी यूनिट में जाकर के, यदि 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, तो एटलीस्ट होम मिनिस्टर जो कैबिनेट हैं उनके पास शायद बहुत सारे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं है, वो बीजेपी के एक तरह से सेकेंड इन कमांड है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन और सारी चीजों को भी उनको करना पड़ता है। लेकिन 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, तो इनको चीजों को देखना चाहिए, जाना चाहिए, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए कि हाँ ये समस्याएं हैं, इनको समाधान। जैसे कुछ दिन पहले देखोगे, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जो फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनको 100 डेज की छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है, जब ग्राउंड लेवल पे जाते हो तो अभी 100 डेज का तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, उन्होंने बोला कि मिलना चाहिए।
लेकिन एक्चुअल में जो उनको 60 डेज का लीव होता है, 60 डेज का ईएल होता है, और 15 डेज का आपका सीएल होता है, कैजुअल लीव, और प्लस मेडिकल एंड अदर थिंग्स। तो जो ईएल 60 डेज है और जो 15 डेज सीएल है, एटलीस्ट आप उनको भी तो प्रॉपर तरीका से दो। तो दिक्कत क्या होता है कि हम बोलने के लिए ये बोलते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बटालियंस इतने हैं, लेकिन किसी भी बटालियन में एक्सेप्ट फ्यू हो सकता होंगे, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज, कोई भी बटालियन में फुल स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी कंपनी में फुल स्ट्रेंथ नहीं होता। जब आपके पास फुल स्ट्रेंथ नहीं होते हैं, तो फिर आप जो पर्सन हैं उनको आप छुट्टी नहीं दे पाते हो। तो इस टॉपिक में ये आर्टिकल जो आपके मैं सेंड कर दूंगा, ओके, टेलीग्राम ग्रुप में, केन स्टडीज वाले में, आप इसको एक बार पढ़ोगे। जो ऑब्जर्वेशन है उन चीजों को मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखो, जो हमारे सीआरपीएफ, खास करके ये सीआरपीएफ के एक्स आईजी रह चुके हैं, तो सीआरपीएफ के बारे में ये मेजोरिटी ये कहते हैं सीआरपीएफ एक वर्सटाइल फोर्स है, और इनफैक्ट ये हर कोई एक्सेप्ट मिनिस्टर से लेकर के हर कोई एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सीआरपीएफ एक तरह से अपने वर्क में काफी इफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि सारे फोर्स इफिशियंट नहीं, लेकिन सबका ड्यूटी जो है अलग अलग लिमिटेड डोमेन में लगा हुआ है। जैसे सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ मेनली कहाँ है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में वो है, या मेट्रो जो भी है इंस्टॉलेशन, जो वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है या फिर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है, उसमें है। फिर आपको यदि आईटीबीपी देखो, वो बॉर्डर फोर्स है, बीएसएफ देखो बॉर्डर फोर्स है, ओके, और एसएसबी बॉर्डर फोर्स है। तो ये चार जो है अदर, इनके पास डेडिकेटेड आपका एरिया है। लेकिन सीआरपीएफ जो है लार्जेस्ट पैरामिलिट्री है, और ये हर जगह जो है कहीं भी ये प्रोटेक्शन में ये जाती है। इनफैक्ट इसका नाम शुरू में देखोगे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, फिर उसके बाद सेंट्रल रीजन पुलिस फोर्स हुआ। तो जो मेनली सीआरपीएफ का एक्चुअल में ऐसे यदि मेजर जो कंसंट्रेशन है, वो 3 डिफरेंट थिएटर्स में है। नॉर्थ ईस्ट थिएटर, जो आपका सेंट्रल इंडिया थिएटर, जो माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है, और जो जम्मू एंड कश्मीर एरिया है। तो इस 3 डिफरेंट थिएटर्स में है। जो नॉर्थ ईस्ट है इंसर्जेंसी है, और माओइज्म जो है या नक्सलिज्म जो है वो आपका सेंट्रल इंडिया में है, और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स के कारण है। तो जो हम बहुत जगह देखोगे कि जो आर्मी है, देखो है ना, कि द डी इंडक्शन ऑफ द इंडियन आर्मी हैज टेकन प्लेस इन मेनी एरिया with the wide field mainly by CRPF. Hence, personnel of these forces continue to be tasked with carrying out hard duty and are overstretched without any rest or respite. As a consequence, training becomes compromised. किसी भी फोर्स का, इनफैक्ट आप किसी भी फोर्स में जाते हो तो रेगुलर रूप से आपको एवरी ईयर फायरिंग करना पड़ता है, और फिजिकल फिटनेस सारी चीजों को करना पड़ता है। इनफैक्ट कोबरा में जाते हो तो हर ईयर में आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। शुरू वाला ट्रेनिंग जो होता है थोड़ा टफ होता है, उसके बाद लेकिन आप वो अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रख रहे हो, इसके लिए ट्रेनिंग होता है। तो यदि आपको ओवर स्ट्रेस्ड ये करोगे, तो वो एक्स्ट्रा स्किल्स जो होते हैं वो सीख नहीं पाएंगे। जब सीआरपीएफ बना था और आज के डेट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस के थ्रू आप उसको अडेप्ट करोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जब मैं काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल में था, तो वहाँ आईईडी एक बिल्डिंग था, आईईडी से रिलेटेड वहाँ रिसर्च और मतलब ये बनाया गया था उस ऑर्गेनाइजेशन में कि आईईडी से संबंधित चीजें की जानकारी होगी। लेकिन डेडिकेटेड किसी पर्सन को वहां सिर्फ उस चीज के लिए नहीं लगाया गया। अब सेम पर्सन है, उनको आप हर जगह लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ पर्सन आप एक्स्ट्रा रखोगे, तभी तो वो आईडी के बारे में चीजों को जानकारी इकट्ठा करेंगे। जो अभी चीजें हो रही है, जैसे कुछ सीनियर ऑफिसर आईजी लेवल के विजिट किए, तो मैं भी उस विजिट में था। तो उन्होंने बोला, देखो डियर, ये तुमने क्या मॉडल लगाया हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन आगे तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ इनके पास जवाब नहीं था। तो जब तक आप वो जो फुल स्ट्रेंथ आप रखोगे, कुछ पर्सन को रखोगे कि यस आप ट्रेनिंग या रिसर्च वगैरह जो भी चल रहा है, या फिर एक्स्ट्रा जगह से डिफरेंट प्लेसेस से आप कुछ चीजों को सीख करके आए हो और उनको बताओगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि कुछ फोर्सेस हैं उनको फ्री करना चाहिए। अब जैसे आर्म फोर्सेस में एक तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन एंड अदर चीजों को या इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए हम क्या है कि फोर्सेस को जो है वो जो आर्म फोर्सेस हैं उनको थोड़ा सा कम ये लगाते हैं। तो इसमें से आपको जो ये बताएगा कि आज के डेट में यदि देखा जाए तो कैजुअलिटी वगैरह भी जो है वो आपके पास जो आर्मी से अधिक एक तरह से सीएपीएफ में हो रहा है, और सीएपीएफ को जो है वो बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। हाँ, अब कुछ चीजें जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जैसे ये देखता हूँ, तो कुछ चीजें गलत भी एक तरह से डिसीजन लिया जाता है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है ना,
कि जो डिसीजन लेते हैं और जो ग्राउंड लेवल पे होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जो जवान्स वगैरह हैं, उनका पहले या इनफैक्ट कमांडेंट लेवल तक का जो रिटायरमेंट एज था वो 57 ईयर्स था। अब उसको आपने 60 कर दिया। तो बहुत सारे जवान्स जो होते हैं 50 ईयर्स के बाद वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ये ट्रूथ है, ये माई ऑन एक्सपीरियंस है। लेकिन इस लेवल पर ग्राउंड पे जाकर के विजिट नहीं करते हैं, जिनको वहां रूल बनाना होता है, जो रूल बनाते हैं, जो सारी चीजों को करते हैं, तो वो दिल्ली में बैठे रहते हैं। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो हमें हमारे फोर्सेस हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीव मिलना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेस मिलना चाहिए फॉर ट्रेनिंग के लिए। उनको स्पेस मिलना चाहिए कि वो अपने स्किल्स को इन्हांसमेंट कर सकें। जो भी आपके प्लान्स हैं, स्ट्रेटजी हैं, उन पर वो वर्क कर सकें। फिर जैसे फॉर एग्जांपल आर्म फोर्सेस में कैंटीन में बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन सीएपीएफ के कैंटीन में देखोगे आपको उतनी सारी चीजें नहीं मिलती है, और प्राइसेस भी देखोगे कि बहुत बार डिफरेंस तो होता है, लेकिन जो आर्म फोर्सेस वाली कैंटीन होती है उसमें रिलेटिवली काफी चीपर होते हैं और बहुत सारे उसमें सामान रहते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए। फिर जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स वाले हैं, तो या तो फिर आप नेचर ऑफ जॉब को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करो, या फिर आपको देनी चाहिए जो आपके ओल्ड पेंशन स्कीम्स हैं वो करने चाहिए। क्योंकि यदि आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो इसमें से ठीक है। देखो ये डिबेटेबल एक टॉपिक है, क्योंकि इसमें से एक जो पेंशन वाला है फंडा, कि जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें देखोगे रिटायरमेंट एज 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, जो भी डिपेंडिंग ऑन 35, सॉरी 40 मतलब बहुत कमी, 35, 36, 37 के आसपास सपोज रिटायरमेंट एज होता है। अब उसके बाद तो यदि आप उनको पेंशन नहीं दोगे तो फिर उनकी लाइफ कैसे चलेगी। तो हाँ, ये चीज दिया जाता है कि आप फिर से नेक्स्ट जॉब ले सकते हो, लेकिन हर कोई उतने कैपेबल नहीं शायद हो पाते हैं, स्टडी वगैरह कर पाते हैं कि जॉब ले पाते हैं, उन्हें पेंशन दिया जाता है। तो ये जैसे था एक कि 57 ईयर्स रिटायरमेंट एज था, इनफैक्ट उसको 55 कर सकते थे और फिर उसके आधार पे ओल्ड एज पेंशन लागू कर सकते थे। क्योंकि तो ये भी हमें देखना होता है, गवर्नमेंट को भी देखना होता है, और इनफैक्ट हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी ये देखना कि जो बर्डन है वो फ्यूचर जनरेशन पे इतना ज्यादा ना पड़े, हम आज के वर्तमान के बेनिफिट के लिए हम उसको उतना ज्यादा ना करें। तो इसको देखोगे तो इसमें आपको कुछ जो सीएपीएफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता चलेगा। ये स्पेसिफिक सीआरपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, लेकिन इसको आप जनरलाइजेशन में कर सकते हो। और बहुत सारे जब देखो डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ते हो, डिफरेंट व्यू, ऐसा नहीं है कि आप इस व्यू से पूरे अटैच हो जाओगे और यही बोलोगे सही है, नहीं। इवन इफ द पर्सन इज आईजी और या जो भी, इन्होंने अपना पॉइंट रखा है, इन्होंने एक डायमेंशन को रखा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो इस टॉपिक को जो ये वाला है आर्टिकल, ये मैं टेलीग्राम में के स्टडीज वाले में भेज दूंगा, इसको आप देखोगे। और इसी ढंग से कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं तो उस पर आपको ओपिनियन बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू।